Good morning students, this is class 9th and we are studying economics, and the chapter is the story of village Palampur. It is too lengthy chapter and we are doing this नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. इसमें हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ पढ़ चुके थे क्योंकि फार्मिंग जो है वो विलेज पालमपुर की मेन एक्टिविटी है. विलेज पालमपुर हैज़ द फार्मिंग एज इट्स मेन एक्टिविटी. वैसे भी जितने भी विलेज हैं, मोस्ट ऑफ उन विलेजेस में जो एक्टिविटी होती है, वो मेन जो एक्टिविटी होती है वो होती है फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर पर ही ज़्यादातर जो विलेज हैं वो डिपेंड होते हैं अपने लाइफ स्पेंडिंग के लिए. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो है पालमपुर में वो क्या हैं वो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जानते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक्टिविटीज़ जिनमें बहुत ही कम लैंड की नीड हो और जिनमें बहुत कम लैंड की नीड हो और आपको जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा मिल जाए, जो आपको प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा मिल जाए. जैसे हम देखें तो नाम से ही पता लग रहा है नॉन फार्मिंग, यानी जिसमें फार्म नहीं हो. जिसमें फार्म नहीं हो यानी जिसमें खेती नहीं की जाए, जिसमें एग्रीकल्चर ना किया जाए. एग्रीकल्चर से अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी एक्टिविटीज़ क्या होंगी? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होंगी. तो ये होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर लिटिल लैंड. एक्टिविटी जिनमें बहुत ही कम लैंड की नीड हो, बहुत ही कम ज़मीन की आवश्यकता हो, आर नोन एज नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन. उसे ही हम नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन कहते हैं. क्योंकि देखिए जो एग्रीकल्चर है यानी जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा लैंड की नीड होती है. अगर उसमें बहुत ज़्यादा लैंड अगर हम नहीं उसमें लेंगे, लैंड अगर बहुत ज़्यादा काम में नहीं लेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो जितने कम लैंड होगी उतना ही कम प्रोडक्शन होगा. यही होता है. तो जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जितनी लैंड नहीं चाहिए उसमें लैंड उससे बहुत कम ज़रूरत होती है लैंड की. फॉर एग्जाम्पल डेयरी, कॉटेज इंडस्ट्री एट्सेट्रा. जैसे डेयरी में आप जो भी एक बहुत ही छोटे एरिया में, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब कि जहाँ पर इतना हो कि आप 5 to 10 अगर आप जो लाइव स्टॉक है वो रख सकें तो उससे आप डेयरी अपना जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो इजीली कर सकते हैं. जैसे कॉटेज इंडस्ट्री मतलब घर में ही छोटे मोटे जो भी उद्योग धंधे हैं वो चलाना, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगाना. जैसे कि होता है आपका बास्केट बनाने का, फैन बनाने का, वो जो हैंड वाले फैन होते हैं वैसे बनाने का. ये सारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं ये भी इसमें काम आती हैं. और बहुत सारे ईटिंग प्रोडक्ट्स, एडिबल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज में. अब हम फर्स्ट बात करते हैं डेयरी की. डेयरी क्या है? डेयरी एक बहुत ही मेन, यानी कि जो विलेज पालमपुर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो विलेज पालमपुर है वो हमारे इंडिया के सारे जो विलेजेस हैं, जितने भी विलेजेस हैं उन सभी विलेजेस को शो करता है, उन सभी विलेजेस को रिप्रेजेंट करता है. तो डेयरी जो एक्टिविटी है वो हर विलेज की एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है. आफ्टर फार्मिंग डेयरी ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर विलेज में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्ले होती है. बहुत इम्पॉर्टेंटली इसको यूज़ किया जाता है और इसमें अर्निंग के जो रिसोर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं. डेयरी जो एक्टिविटी है, डेयरी का मतलब क्या होता है कि आप लाइव स्टॉक रखें, यानी कि कैटल रखें, एनिमल्स रखें, जैसे बफेलोज है, काउज है, शीप है, कैमल है, इनको रखें और इनका जो मिल्क है, मिल्क को निकाल करके आप उसको बाहर अदर जो टाउन्स हैं, अदर जो आपके आसपास विलेजेस हैं उनमें सेल किया जाता है. तो ये जो डेयरी एक्टिविटी है ये इजीली आप कर सकते हैं. इसमें आपको जो भी एग्रीकल्चर से आपका जो भी ये कह सकते हैं हम फॉडर बचता है वो आप डेयरी फार्मिंग में, डेयरी जो एक्टिविटी है इसमें आप यूज़ कर सकते हैं. उससे एनिमल जो हैं वो प्रॉपरली मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और इजीली हम इसमें काफ़ी अच्छा अर्निंग रिसोर्स लगा सकते हैं. तो ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं ये सभी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनमें बहुत ही कम लैंड की भी आवश्यकता होती है, बहुत ही कम मनी की भी आवश्यकता होती है, मेहनत भी कम होती है और जो हमारा अर्निंग हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो कि एग्रीकल्चर से इक्वली हो जाती है. तो ये डेयरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है लाइव स्टॉक की. डेयरी से जो भी इनसे मिल्क निकलता है वो सारे मिल्क को इकट्ठा करके
और फिर कहाँ भेज दिया जाता है, आसपास के विलेजेस और टाउन्स में भेज दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि रायगंज जो है, रायगंज विलेज पालमपुर से कनेक्ट है, और वहाँ पर वो रायगंज जो है काफ़ी अच्छा टाउन है जहाँ पर काफ़ी डेवलप्ड एरियाज दिखाई देते हैं। तो डेयरी एक्टिविटी के लिए वो जो रायगंज है वहाँ पर मिल्क को भेजना बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन करना, बहुत ही छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन करना। जैसे गाँव में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जैसे कपड़ों के जो क्लोथ हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, एक छोटे स्केल पर कपड़े बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं, रेयरिंग की जाती है, एनिमल्स की रेयरिंग करके उससे वूल बनाई जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि एडिबल में बता रही थी मैं आपको कि पिकल्स बनाए जाते हैं, और जो पापड़ वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री के रूप में ही काम करते हैं, इससे भी लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है पालमपुर और ऐसे ही बहुत सारे विलेजेस में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। अगर आप किसी भी विलेज के टूर पर अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर घर पर ही लोग बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे इनसे भी अर्निंग कर लेते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा क्या होता है कि आश्चर्य होता है इस चीज़ को देख करके। लेकिन ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में अर्निंग का काफ़ी अच्छा रिसोर्स है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लेबर की भी नीड नहीं होती, आसपास में घर के लोग मिलकर और एक दो पड़ोसियों को मिला करके क्या बना लिया जाता है, वो प्रोडक्ट बना लिया जाता है, और इजीली उसको मार्केट में सेल करके और जो भी प्रॉफिट होता है उस सारे प्रॉफिट को अर्न करके सारे प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है। तो ना बहुत ज़्यादा लेबर की नीड होती है, ना बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की नीड होती है। ये उसी रॉ मटेरियल से ये मैन्युफैक्चर करते हैं जिस रॉ मटेरियल को इजीली हम अवेलेबल कर सकते हैं। जो रॉ मटेरियल हमारे लिए इजीली अवेलेबल होगा उस रॉ मटेरियल से ही हम इसको क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चार्ज ना लग के, यानी बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्ट नहीं करते, इन्वेस्ट हम बहुत कम करते हैं और हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द शॉपकीपर्स इन पालमपुर। बिल्कुल, शॉपकीपर्स अगर नहीं होंगे तो सेल किसको करेंगे, शॉपकीपर्स नहीं होंगे तो जो मटेरियल है डेली यूज़ का वो कहाँ से लेकर आएंगे। शॉपकीपर्स की जो एक्टिविटी है वो भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है। इसमें भी हमें बहुत कम लैंड की नीड होती है और अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि शॉपकीपर्स जो होते हैं वो शॉपकीपर सारा का सारा जो सामान है, जैसे कि जो भी एडिबल है, लाइव स्टॉक जो भी इनके लिए चाहिए हमें, कैटल्स के लिए हमें जो भी चाहिए, इसको भी बहुत आराम से रखते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट का मतलब है शॉपकीपर्स जो हैं ये क्या करते हैं, शॉपकीपर्स में कैसे फ़ायदा होता है। शॉपकीपर्स क्या करते हैं, जो भी अपना पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के थ्रू कहाँ जाते हैं, अदर टाउन्स में जाते हैं, जो आसपास इनके टाउन्स है वहाँ जाते हैं, और टाउन से क्या लेकर आते हैं, ये शॉपकीपर्स जो हैं ये कहाँ जाते हैं, टाउन्स, और टाउन से ये होलसेल में प्रोडक्ट को परचेज करके लाते हैं। टाउन से ये होलसेल में प्रोडक्ट को परचेज करके लाते हैं, यानी बल्क में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जब ये होलसेल में प्रोडक्ट को परचेज करके लाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करके लाते हैं, तो मान लीजिए जो चीज़ 50 रुपीज़ पर केजी है वो इनको एटलीस्ट 40 रुपीज़ पर केजी पड़ जाती है। 40 रुपीज़ पर केजी जो इनको चीज़ पड़ रही है, तो इसमें, और जब ये अपने विलेज में वापस आएंगे तो विलेज में वापस आने पर ये उसको कितना सेल करेंगे, 50 रुपीज़ पर केजी। मान लीजिए ये 100 लेकर आए, 100 केजी लेकर आए, तो इनको 1 केजी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीज़ का। तो 100 पे इसको कितना प्रॉफिट होगा, 1000 रुपीज़ का। और ये तो काफ़ी कम है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे मार्जिन रखते हैं और काफ़ी अच्छा बेनिफिट, ये तो एक ही चीज़ पर है और ये तो एक साथ ही बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं। तो इस तरीके से एक ही प्रोडक्ट पे 1000 का अगर प्रॉफिट होगा तो इजीली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको हो जाता है। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें थोड़ा सा अगर टाइम कंज्यूम किया जाए, लेकिन शॉप जो है वो ऐसी एक्टिविटी है, शॉप एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसके लिए
कोई एक टाइम लिमिट फिक्स नहीं है कि हाँ भाई इतने से इतना आपको करना है और आपको इतनी अर्निंग मिल जाएगी। इसमें तो यह है कि कभी कम और कभी ज़्यादा जो अर्निंग है वो होती रहती है और काफ़ी बेनिफिट भी होता है, जैसे आपको बताया मैंने। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट के बारे में जो विलेज पालमपुर है उसमें जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है इसकी। ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि विलेज पालमपुर में ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम जो आसपास के जो मैंने आपको बताया कि ये डेयरी, ये तीनों जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल क्या है, कोई मायने नहीं रखती, इनका कोई रोल नहीं है, विदाउट रोल है अगर यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना हो तो। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर हमारे पास है तो ही हम क्या कर सकते हैं, इन सारे जो भी प्रोडक्ट्स हमने ये बनाए हैं, जो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, नॉन फार्मिंग क्या फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी किसकी नीड होगी, आपको ट्रांसपोर्ट की नीड होगी। क्योंकि इसीलिए अगर जहाँ जिन विलेजेस में क्या होता है कि जहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी पाई जाती है, तो ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से कई बार जो विलेजर्स हैं ये क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, अब क्या करें, जो भी अपना प्रोडक्शन हुआ है तो गांव के ही जो भी जमींदार वगैरह जिनके पास खुद के सेल्फ व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उनको क्या करते हैं ये सेल कर देते हैं। और वो जैसे अगर मान लीजिए अभी जो हमारा वीट है, वीट का अगर 100 kg का अगर हम रेट देखें तो वो अप्रॉक्स 2000 चल रहा है, मतलब 1700 to 1800 चल रहा है, 2000 चल रहा है। तो वो जो गांव के जमींदार हैं वो इनसे कितने में ले लेते हैं, 1500, और कहीं कहीं पे तो ऐसा देखा जाता है कि 1000 रुपीज़ में ही ले लेते हैं, 1000 रुपीज़ में ले लेते हैं और खुद तो इनको सिटी में जाकर सेल कर देते हैं, खुद तो करते हैं 2000 रुपीज़ का और इनसे कितने में ले लेते हैं 1000। तो इनका शोषण क्या किया जाता है, इस तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तो सभी के साथ यही होगा, ना तो डेयरी फार्मिंग हो पाएगी, क्योंकि ये तो चलो फिर भी वीट है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो डेयरी है, डेयरी तो क्या होगा, डेयरी में तो जो भी मिल्क है वो तो तभी की तभी खराब हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट, क्विक ट्रांसपोर्ट चाहिए डेयरी के लिए तो इजीली शाम तक, अगर मॉर्निंग का है तो 2-3 घंटे के अंदर उसे पहुंच जाना चाहिए जहाँ पर भी उसे पहुंचाना है मिल्क को। तो ये क्या है, पेरिशेबल गुड है, पेरिशेबल गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रहती, जैसे सब्जियां हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी यही है कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम बाहर कहाँ भेजेंगे, गांव में तो हम इतना ज़्यादा सेल कर नहीं सकते, और गांव में सेल कर नहीं सकते क्यों, क्योंकि गांव में तो हम बना ही रहे हैं, तो और वो सारे लोग वहीं बना लेंगे, तो गाँव में सेल करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। तो इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, और जो विलेज पालमपुर है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्विक ट्रांसपोर्ट भी है, थोड़े स्लो ट्रांसपोर्ट भी है, यहाँ पर बुलक कार्ट वगैरह ये भी चलती हैं, जो कि जिस समय जैसी अकॉर्डिंग डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लिया जाता है। तो ये था हमारा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर की। अब जो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं इनका फ़ायदा क्या है, ये हमने फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी पढ़ ली, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने पढ़ ली। अब ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करें, क्यों हम एग्रीकल्चर ही ना कर लें। तो इसका बेनिफिट जो है वो क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इसमें नहीं लिखा है, मैं बता देती हूँ, एक तो बहुत ही कम लैंड की नीड होती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। एक फर्स्ट जो थिंग है वो है कि बहुत ही कम लैंड की इसमें नीड होती है, ये होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का एक बेनिफिट। क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जिन लोगों के पास आपको पहले एग्जाम्पल भी बताया था कि ये जो मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स होते हैं, इनके जाल में फंसकर कई लोग अपनी ज़मीनें भी इनको ही दे जाते हैं और फिर इंडेंचर्ड लेबर बन जाते हैं। जब इनको पैसा भी नहीं मिलता इनकी ज़मीनें भी बिक जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी लैंड जो ज़मीन की ज़रूरत है वो बहुत कम है, तो छोटी सी एक ज़मीन पर भी आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का काफ़ी अच्छा सोर्स है, मतलब कम से कम ज़मीन लेकर के और काफ़ी अच्छा इनकम का सोर्स आप इसमें से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा आप इनकम इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम का सोर्स काफ़ी अच्छा है, जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें अपनी मेहनत प्लस में आपका जो उसमें भी माल लगा है, जो भी चार्ज उसमें लगा है उसको ऐड करके आप अपना प्रॉफिट भी ऐड करके आप उसके जो भी प्रोडक्ट आपका बना है, जो भी गुड्स बने हैं उनकी आप प्राइस को लोगों से ले सकते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस वर्कर्स। लैंडलेस वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लैंडलेस वर्कर्स, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि मनी लेंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के चक्कर में फंसकर ये लोग क्या करते हैं, अपनी ज़मीनों को खो देते हैं और अब इनकी ज़मीनें नहीं रहती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो ये ऐसे वर्कर्स को जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इनमें से कोई शॉप खोल ले, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी क्योंकि ड्राइवर चाहिए चलाने वाला, तो उसमें भी किसी न किसी को एम्प्लॉयमेंट ही मिलेगा। और जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अगर जैसे कई बार काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन चल रहा है तो ज़्यादा लोगों को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आसपास के और जो लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो इंक्लूड हो जाएंगे तो आराम से उनकी काफ़ी अच्छी कमाई होगी और अर्निंग के सोर्सेज काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। तो ऐसे वर्कर्स को काम मिल जाएगा, लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अ मार्केट इन द विलेज। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मार्केट विलेज में ही अवेलेबल हो जाता है आपको, यानी आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए अगर आपको मान लीजिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपके यहाँ परफॉर्म हो रही हैं तो आपको इन सभी चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, ट्रांसपोर्ट आपके पास है ही, डेयरी दूध आपके पास हो ही जाता है, शॉप आपके पास है ही, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके विलेज में ही एक मार्केट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट्स हैं इसके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ लेबर की। लेबर जो है, जो हम बात कर रहे थे कल भी हमने थोड़ा सा लेबर के बारे में देखा था, लेबर जो है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर होती क्या है? लेबर फैक्टर है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी का। प्रोडक्शन जो एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है कि किसी भी एक रॉ मटेरियल से कुछ भी यूजफुल गुड बनाना, कोई भी यूजफुल गुड बनाना, ये होती है क्या? प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है उसमें लेबर का क्या रोल है? लेबर क्या है? लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल फैक्टर मतलब जो चेंज होता रहता है। फैक्टर्स टू टाइप के होते हैं, एक तो वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल या फिर फिक्स्ड फैक्टर भी कह सकते हैं। फिक्स्ड फैक्टर जिसे हम बार बार बदलते नहीं हैं, जैसे कि हमने फैक्ट्री डाली, कोई एक हमने फैक्ट्री डाली तो हमने उस फैक्ट्री को डाला। हम स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्कूल का एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो स्कूल के एग्जाम्पल में जो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है, तो जैसे ही नेक्स्ट सेशन होगा क्या बिल्डिंग बढ़ा दी जाएगी? नहीं। दूसरी चेंज कर दी जाएगी? नहीं। स्कूल का एग्जाम्पल है कि जो बिल्डिंग है वो क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। जो बसेज हैं वो क्या है? फिक्स्ड फैक्टर है। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्हें बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो टीचर्स हैं, जो गार्ड्स हैं, वो ड्राइवर्स हैं, ये सब क्या हैं? वेरिएबल फैक्टर है। ये सब क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। ये लेबर है क्योंकि इन्हें बार बार अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज किया जा सकता है। जैसे कि कोई स्कूल है, स्कूल में मान लीजिए अभी स्टार्टिंग में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली 10 टीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं या 8 या 5 टीचर्स उन्होंने रखे हुए हैं। अब स्कूल में धीरे धीरे ग्रोथ हो गई तो अब 500 स्टूडेंट्स हो गए, तो 500 स्टूडेंट्स क्या 8 टीचर्स संभाल पाएंगे? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही लेबर जो है वो क्या करती है? लेबर जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिमांड, या प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग। जिस स्टेज पर प्रोडक्शन चल रहा है उस लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जो भी लेबर का रेशियो है वो चेंज होता रहता है। फर्स्ट, लेबर जो होता है वो एक्टिव फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। एक्टिव फैक्टर मीन्स, एक्टिव फैक्टर का मतलब ये एक्टिव है, चेंज होता रहता है, कभी भी रेस्ट ऑफ पोजीशन में नहीं रहता, पोजीशन ऑफ रेस्ट में नहीं रहता, चेंज होता ही रहता है। एफिशिएंसी ऑफ द लेबर कैन बी इंक्रीज्ड थ्रू ट्रेनिंग। लेबर की एफिशिएंसी को यानी लेबर की कार्यकुशलता को ट्रेनिंग के थ्रू क्या किया जा सकता है? लेबर की कार्यकुशलता को ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर मान लीजिए लेबर जो है, जैसे कि पहले के टाइम में जो टीचर्स थे, आज जो हम ये वीडियो क्लासेस ले रहे हैं, पहले के टाइम में जो टीचर्स थे वो ऐसे क्लासेस नहीं ले पाते थे। क्यों नहीं ले पाते थे? बिकॉज उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। ये तो हमने चलो ऑटोमेटिकली ले लिए ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल फ़ोन वगैरह हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर लेबर को चाहें, अगर आज भी आप बहुत पुराने टीचर्स को देखें तो वो इस तरीके से नहीं ले पाते हैं। क्यों? उन्हें ट्रेनिंग की नीड है। तो आप लेबर को, जैसे कोई भी एक पर्सन है वो टाइपराइटर पे काम कर रहा है, अब ज़माना आ गया कंप्यूटर का, तो उसे कंप्यूटर पे काम करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि टाइपराइटर पे तो वही धीरे धीरे काम होगा, बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? जो भी एम्प्लॉयर है, मालिक है, उसको क्या करना चाहिए? उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए।
ट्रेनिंग प्रोवाइड जब उन्हें करवाई जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसकी लेबर की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और लेबर की जब एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा प्रोडक्शन देगा और आपको प्रॉफिटेबल होगा वो भी, क्योंकि वो कंप्यूटर पे जब काम करना सीख जाएगा तो काफ़ी जल्दी भी वर्क होगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। फार्म लेबर कैन कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जो भी फार्म लेबर्स हैं यानी खेतों पर जो भी काम करने के लिए लोग आते हैं वो ज़्यादातर वही लोग होते हैं जो लैंडलेस होते हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, क्योंकि खुद की ज़मीनें होंगी तो फिर दूसरों के फार्म पर काम करने कौन आएगा। तो फिर लैंडलेस फैमिली से ही आते हैं, स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड से। वेजेस आर पेड टू द लेबर इन रिटर्न सर्विसेज। रिटर्न सर्विसेज यानी सर्विसेज के बदले में, जब ये लेबर जो है वर्क करती है तो लेबर के काम करने के बदले में वेजेस को पे किया जाता है। लेबर के काम करने के बदले में वेजेस को पे किया जाता है, यानी जो भी ये काम करते हैं, जितना भी ये काम करते हैं, उस काम के लिए इनको अकॉर्डिंगली सैलरी दी जाती है, अकॉर्डिंगली इनको मजदूरी दी जाती है। वैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे क्राइटेरियाज फिक्स कर रखे हैं कि 8 आवर्स का जो है वो 340 रुपीज़ या इतना होगा, 380 रुपीज़ होगा, तो ये सारा बिल्कुल फिक्स्ड है। ये होता है हमारा फीचर्स ऑफ लेबर। फीचर्स ऑफ लेबर में कि ये एक्टिव फैक्टर होता है, इसकी एफिशिएंसी को ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज किया जा सकता है। फार्म लेबर्स एक जगह से दूसरे जगह पर काम करने आती हैं, कब, ये फैमिलीज कब आती हैं काम करने, जैसे हमने देखा होगा एग्जाम्पल, जब पंजाब में जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन होता है तो बहुत दूर दूर से वहाँ पर लेबर आती है। वेजेस, फार्म लेबर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, वो कौन होती है, जो कि लैंडलेस होती है लेबर, इनके पास ज़मीनें नहीं होती। वेजेस आर पेड टू द लेबर इन रिटर्न सर्विसेज। रिटर्न सर्विसेज में वेजेस पेड की जाती हैं, रिटर्न सर्विसेज के बदले में, यानी जो सेवाएं लेबर देती है हमें, उन सेवाओं के बदले में उन्हें मजदूरी दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो हम एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ते हैं। लैंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है, फिक्स्ड होती है। लेबर के बारे में हमने पढ़ लिया। कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। और अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जो सब कुछ अरेंज कर रहा है, वो पर्सन जो रिस्क उठा रहा है, वो पर्सन जो पैसा लगा रहा है, जिसने इस प्रोडक्शन को स्टार्ट किया है, जिसने अपना टाइम भी वेस्ट किया है। वेस्ट से मतलब टाइम भी इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि रिस्क लिया है उसने, कहीं ऐसा ना हो कि उसका टाइम ही वेस्ट हो जाए, जो भी उसने प्रोडक्शन किया है वो उसको उतना बेनिफिट ना दे पाए। हु कंबाइंस और अरेंज, एंटरप्रेन्योर होता है हु कंबाइंस और अरेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, उन सबको अरेंज करना, उनको कंबाइन करना, काम कैसे करवाना है, वो सब कौन देखता है, एंटरप्रेन्योर देखता है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो साहसी होता है, यानी कि उसने रिस्क लिया हुआ है, तो इस रिस्क का इसको क्या अवार्ड मिलता है, जैसे कि लैंड का अवार्ड होता है रेंट, लेबर का अवार्ड होता है वेजेस, कैपिटल का होता है इंटरेस्ट। ऐसे ही एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्न अवार्ड जो होता है उसको इसके बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा किसको मिल जाता है, एंटरप्रेन्योर को मिल जाता है। हु कंबाइंस और अरेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जितना भी है वो सारे के सारा जो सामान है, जो फैक्टर्स हैं, जो कैपिटल है, वो सब कुछ अरेंज कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। एक्टिव फैक्टर है, अगर यही एक्टिव नहीं होगा तो फिर ये सारे क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये एक्टिव नहीं होगा तो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। वॉच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मालिक ही वॉच नहीं करेगा तो फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। सेल्फ कंजम्पशन और सेल। सेल्फ कंजम्पशन, अच्छा ये एंटरप्रेन्योर जो है वो करता किसके लिए है, एंटरप्रेन्योर किस लिए करता है, एंटरप्रेन्योर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, या तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करता है, या फिर प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट कमाना है तो बाहर सेल करने के लिए। क्योंकि जब भी ये प्रोडक्शन करेगा तो पहले तो क्या करेगा, खुद की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, और जैसे ही जब बचेगा तो बचाने के बाद ये क्या करेगा, उसको मार्केट में सेल कर देगा। सेल करने से इसे जो प्रॉफिट होगा ये अपने पास रख लेगा, वो इसका अवार्ड होगा। तो ये आज हमारा हो गया है एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई है, लेबर के फीचर्स और
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की इम्पोर्टेंस हो गई है. आई थिंक टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड read this carefully, and the next topic we will do in next class. So thank you, have a nice day.